Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 30th June, so let's get started. And before starting, आई एम सॉरी आज मैं ये रिकॉर्डिंग लेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड शायद मैं इसको पूरा उतना डिटेल में कर भी ना पाऊँ, बट आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। फर्स्ट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ, इस बार 5.1% रही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इस रिलेटेड सारी चीज़ें आपको 2 जून के डिस्कशन में दे दी थी। ओके, तो आप उस वीडियो को शुरू का 10 मिनट का देख लीजिएगा, आपको आईआईपी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो भी। उसके बाद यहाँ पे आप आईआईपी का जब इंडेक्स बना रहे हो तो आप जो डेटा यूज़ कर रहे हो वो किसका यूज़ कर रहे थे, आप कर रहे थे डब्ल्यूपीआई का। लेकिन सरकार ने इस बार से ये बिल्कुल हटा दिया है, डब्ल्यूपीआई का यूज़ नहीं होगा अब और अडॉप्ट किया जाएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ओके, तो बस इतना याद रखिए, बाकी चीज़ें मैं 2 जून को आपको डिस्कस कर चुका हूँ। रेडियो टैग्ड वाइट रम्प्ड वल्चर इलेक्ट्रोक्यूटेड इन तमिलनाडु। अब वल्चर वगैरह पे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, कई टाइप के होते हैं, लेकिन ये वाला जो है आपका वाइट रम्प्ड, ये है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड के शेड्यूल 1 स्पीशीज़ आता है और अपेंडिक्स 2। ऑलराइट, उसके अलावा ये मिलता कहाँ पर है, तो ये मिलता है मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि नीलगिरी का ही पार्ट है। और नीलगिरी से रिलेटेड मैंने आपको विद इमेज और एक PYQ कल टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, तो आप उसको वहाँ पे देख लेना प्लीज़ एक बार कि क्योंकि वो PYQ भी इसी तरीके का आया था कि इनमें से कौन सी सेंचुरी या टाइगर रिजर्व आपका नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है। ओके, वो 2020 का क्वेश्चन था और उस टाइम वो एक टफ कैटेगरी में माना गया था। जुडिशल कस्टडी हमने इसको कल ही डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें और इसका कंपैरिजन विद पुलिस कस्टडी और उस पे आया हुआ PYQ हमने कल के न्यूज़ डिस्कशन में देख लिया था। ओके, सो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन उसमें छुपा हर कंसेप्ट हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और आप में से कुछ बच्चों की वाकई तारीफ़ करनी होगी क्योंकि वो अपने हैंड रिटन नोट्स तो बहुत अच्छे बना ही रहे हैं, बट सबसे अच्छी बात है कि उनका कोई डिस्कशन मिस हो जाता है तो वो उसको बाद में देख रहे हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं, लेकिन वो देखते ज़रूर हैं बिकॉज वो कंटिन्यूटी बनी रहती है एंड कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप स्किप नहीं करते हो। क्योंकि जो जिसको हम कह रहे हैं ना, हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। इन्फॉर्मेशन तो आप PDF पढ़ के भी ले लोगे या आगे चल के भी जो चीज़ें पढ़ोगे ले लोगे, लेकिन जो नॉलेज आप बिल्ड करोगे ये डे बाय डे, वन स्टेप बाय वन स्टेप होता है। ओके, एंड वी आर एस्पायरिंग टूवर्ड्स दिस, ताकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन से ओवरबर्डन होके हम ट्रक लोड ऑफ स्टडी मटेरियल लेकर ना बैठ जाएं। अब कई बच्चों को देखिएगा 5-5, 10-10 साल का स्टडी मटेरियल लेके बैठे हुए हैं। चलो, यहाँ रिफॉर्म 3 से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं, बट इतनी भी ऐसी बातें नहीं है जो हमारे काम आए या हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हो, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे चाइना मिसाइल के बारे में बात की गई है, अगेन इतना स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमारे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर वाई आर्टिफिशियल विजडम इज़ द बिगेस्ट AI रिस्क, तो अगेन बात ले लेकर वहीं आ गई है AI रिस्क पर। मैं आपसे पहले भी कई बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, सो आप चीज़ें कलेक्ट भी कर पाओगे और एक बार फिर से रिकॉल भी कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ पुरानी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार इसको क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं और इस आर्टिकल में ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज कर रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उसने क्या किया, स्टीम इंजन जैसी चीज़ों का यूज़ हुआ, स्टीम की यूज़ से आपने मशीन, टेक्सटाइल मशीन्स ऑपरेट करना शुरू कर ली, तो वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसने फिज़िकल लेबर को रिप्लेस किया। राइट, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड अभी बात कर रहा था यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन जैसे जैसे सर्विसेज और इस तरह की चीज़ें आई तब देखा गया कि फ़िज़िकल लेबर की जगह हमें क्या चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेबर या इंटेलेक्चुअल टैलेंट कह लीजिए या स्किल्स कह लीजिए, जो भी। ओके, तो इस इंटेलेक्चुअल लेबर को रिप्लेस कर रहा है अब हमारा AI रेवोल्यूशन। राइट, तो क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से हमारा फिज़िकल लेबर पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया? नहीं। देखिए, पूरी तरीके से रिप्लेस तो कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि वो चेंज हो जाता है उसका फॉर्म, उसमें आपको कुछ न्यू स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे जब कंप्यूटर्स आए इंडिया में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम, तो BJP सबसे आगे थी प्रोटेस्ट में कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए,
फिर अगर सब कुछ कंप्यूटर से होने लगेगा तो हमारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर हमने देखा बैंकिंग से लेके कॉरपोरेट तक नई कंपनीज खड़ी हुई कंप्यूटर के दम पर, बैंकिंग और एक्सपैंड हुई कंप्यूटर्स के दम पर, राइट। तो यहाँ पर जब भी किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन आएगा, पुरानी जॉब्स को किल करेगा, न्यू जॉब्स को लेकर आएगा, राइट। तो ये इसने क्या किया, जब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ तो उसने कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया, इट कुछ स्पेसिफिक टास्क को ऑटोमेशन कर दिया। जैसे कि पहले आप बैंक में कर्मचारी रखते थे बाकायदा कि वो फाइलों में देख देख के एक एक के अकाउंट की डिटेल्स निकालता था। फिर कंप्यूटर्स जब आए तो ये चीज़ें एक क्लिक पे आ गई। सो इट ऑटोमेटेड स्पेसिफिक टास्क, इसने लेबर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट क्रिएटेड न्यू प्रोफेशन। तो यही चीज़ एआई भी करेगा हमारा, वो भी कुछ टास्क को ऑटोमेट कर देगा, लेबर को और रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्रिएट करेगा न्यू प्रोफेशन। लेकिन इनका यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन मास रीस्किलिंग। अगर हमने अपने लोगों को अब की चीज़ें जो चेंज हो रही हैं टेक्नोलॉजी, इनमें रीस्किल नहीं किया तो फिर हमारे लिए एआई एक डेंजर बन जाएगा रादर देन एन अपॉर्चुनिटी, राइट। देन अब 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज फ्रंटियर एआई मॉडल्स, जिनकी हमने पहले भी बात की थी, जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, राइट। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं, लेकिन इनमें ज़रूरत पड़ती है आपको बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, राइट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे जीपीयू, हमने भी एक प्रोग्राम लॉन्च करा कि हम बहुत सारे जीपीयूज प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पूल्स। अब इसका भी हमने एक माइनस पॉइंट देखा था कि अभी जो भी एआई मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं वो ट्रेन हो रहे हैं किस पर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेटा पर, राइट, क्योंकि वो उनकी प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। और हमने क्या कहा था कि हमें इसको लोकलाइज्ड डेटा, लोकलाइज्ड कंटेंट पे ट्रेन करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने क्या बात की थी, डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके। इसके अलावा डेटा पूल हो गया, फिर हमें टैलेंट चाहिए यानी कि मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, उसके बाद फिर एनर्जी नीड्स। अब हम लोग डेटा सेंटर वगैरह तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो एनर्जी नीड होगी, ग्रीन हाउस एमिशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब में ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर हम फ्रंटियर एआई मॉडल्स के लिए तैयार हो पाएंगे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएसए का केस याद कीजिए कि हम ये जो मॉडल्स हैं ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर नहीं करेंगे, नॉन यूएस सिटीज़न के साथ शेयर नहीं करेंगे। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो सुपर कंप्यूटर, जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स लेकर चल रही हैं। हमने उस दिन देखा था कि चाइना ने बनाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल अमेजॉन और मेटा जैसी कंपनीज़ के पास है। तो यहाँ पर हम एआई में देख रहे हैं एक बार फिर से कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इसलिए मोदी जी ने एआई समिट पे वो डायलॉग बोला था ना कि हमें डिसेंट्रलाइज एआई मॉडल्स चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना है हमें एआई को। लेकिन अभी ये जिस तरीके से हो रहा है, हमें और ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कॉन्ग्लोमरेट्स एंड पावरफुल नेशंस लाइक यूएसए, कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक मेटा, राइट। तो ये लोग जो हैं ये क्रिएट कर रहे हैं एआई में मोनोपलीज, और फिर उसमें अप्लाई कर रहे हैं कोअर्सिव बिहेवियर, जैसा कि यूएसए ने किया, नॉन सिटीजन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं एज अ जियोपॉलिटिकल लीवरेज। अब आप ये मत सोचिए कि सर मैं ये सब एज इट इज़ कहाँ यूज़ करूँगा। अभी आप अपने इस नॉलेज को बढ़ने दीजिए, जब हम इस पे एआई पे कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप आएगी कि सर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बढ़ रहा है, इसको ये लोग एक जियोपॉलिटिकल लीवरेज की तरह यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी यूएसए ने किया, ओके। ऐसे ही तैयार होता है कंटेंट, ऐसे ही होती है तैयारी आंसर राइटिंग की मेंस के लिए, ओके। फिर फ्रंटियर एआई मॉडल्स को अगर हमें यूज़ करना है, हमें इस फील्ड में कॉम्पीट करना है, हमें इस जो हम रेवोल्यूशन कह सकते हैं इसे ग्रैब करना है, तो हमें इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा, और हम कर भी रहे हैं। मैं आगे आपको प्रोग्राम्स के नाम भी दिखाऊंगा जो इंडिया कर भी रहा है यहाँ पर, ओके। तीसरा है वही बात जो मैंने आपको अभी अपने रिस्पेक्ट में कही थी, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इक्वल टू नॉलेज। आप कभी ये मत सोचिए कि एआई पूरी तरीके से ह्यूमंस को रिप्लेस कर लेगा, बिकॉज एआई क्या कर रहा है, एआई जो भी डेटा दिया जा रहा है उसको, ओके, उस डेटा पे ही बेस्ड वो अगला जो स्टेप हो सकता है उसको गैस कर रहा है,
राइट। सीरीज ऑफ डेटा उसको दिया जाता है और वो अगला स्टेप प्रिडिक्ट कर पा रहा है या गैस कर पा रहा है। ये है अल्टीमेटली एआई। लेकिन आप इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज मत मानिए, बिकॉज नॉलेज के लिए आपको चाहिए कंटेंट, सॉरी कंटेक्स्ट, आपको चाहिए कंटेक्स्ट, आपको चाहिए ह्यूमन जजमेंट। क्योंकि आप कोई भी एआई मॉडल यूज़ कीजिए, वो नीचे खुद ही लिख देते हैं कि एआई इज़ नॉट अ ह्यूमन एंड इट कैन गिव सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एज वेल। कोई भी एआई अभी तक 100% करेक्ट नहीं है हर चीज़ पर। ओके, आपको इसमें ह्यूमन जजमेंट चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि सिर्फ ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है, ये मशीन्स के बस की बात नहीं होती है। राइट तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस आर्टिकल में रेज किए गए हैं। फ्रंटियर एआई मॉडल्स में लेके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए उसमें, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो प्राइवेट कंपनीज और पावरफुल नेशंस लाइक यूएसए के थ्रू बन रहा है, एंड तीसरा कि इतना भी फियर करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सेम नहीं होते हैं। ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन एक्सपीरियंस, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, ये हमेशा मशीन से सुपीरियर ही रहेंगे। हमें सिर्फ इन्वेस्ट करके कोशिश ये करनी है कि हम इसके लिए तैयार रहें कि हम कैसे इन एआई मॉडल्स के थ्रू अपने वर्क को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। ओके लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इसको रोकना भी ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 2 सजेशन दिए हैं। फर्स्ट इज़ कि इनके एआई और जो मशीन्स हैं इसमें स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं वो कल को ये नहीं कह सकती कि वो मशीन्स की गलती है, क्योंकि अगर किसी ह्यूमन ने गलती की हो तो आप उसको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हो, उस पर लायबिलिटी बन सकती है। पर एआई मॉडल्स अगर कोई गलती करते हैं तो आप किसको अकाउंटेबल रखोगे, किस पे लाइबिलिटी इंपोज करोगे। फॉर एग्जांपल डीप फेक, गलत तरह की पिक्चर्स बना दी जाती हैं या किसी लीडर के गलत तरह के वीडियोस पब्लिश कर दिए जाते हैं, तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी? क्या उस एआई मॉडल को बनाने वाली कंपनी की कोई लाइबिलिटी बनेगी, या जिन्होंने मिसयूज़ किया उनकी तो बनेगी, बट क्या जिस कंपनी ने बनाया है उसकी कोई लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? और बनेगी तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी वाली प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे हैंडल करेंगे? ओके उसके अलावा इन डिस्ट्रप्टिव एआईज को हम किस तरीके से रोक भी सकते हैं कि ये गलत हाथों में ना जाए, मिसयूज़ ना हो। तो उसके लिए हमने जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नॉन प्रोलिफरेशन के लिए बनाया था ना एक ग्लोबल नॉर्म, बस वैसा ही कुछ यहाँ पे भी बनाने की बात की जा रही है, द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट ऑन डिसरप्टिव एआई। ओके तो ये सारी चीज़ें कर भी रहे हैं ग्लोबल लेवल पर कि हम लोग कुछ ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे कुछ नॉर्म्स भी बना के चलें कि ये एआई सडनली सब कुछ डिस्टर्ब ना कर दे। ओके अब इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया ने अभी तक इसमें क्या क्या किया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके पढ़ाई हुई हैं। देखिए पहली बात तो याद रखिए कि इंडिया के पास कोई भी एआई एक्ट नहीं है। ओके कोई सिंगल या रिजिड एआई एक्ट नहीं है जैसे कि यूरोप ने बनाया था अपना एआई एक्ट, लेकिन हम लोग गवर्नेंस फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं इसके लिए अपने एग्जिस्टिंग एक्ट में, जैसे डीपीडीपी ओके या फिर आईटी एक्ट, इसी के अंडर में हमने कुछ प्रोविजंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको इंडिया एआई मिशन पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने 10,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का प्लान बनाया है कि हम लोग अपनी खुद की सॉवरिन कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनाएंगे, जिसमें हम 10,000 प्लस जीपीयूज़ बनाएंगे। ओके इसके अलावा हम अपना यूनिफाइड डेटाबेस रखने के लिए एआई कोश प्लेटफॉर्म बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे हम खुद अपने इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल्स बना सकें। ओके और मैंने आपको लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था मेंस 450 प्लस में कि अगर कल को एआई मिशन पे क्वेश्चन आए और अगर उसमें नहीं आए तो हमें यहाँ पर सिर्फ इंडिया ने जो मैसेज लिए हैं उसमें सिर्फ कोड भर करना है कि हम जीपीयू पे भी वर्क कर रहे हैं, हम डेटा सेट पर भी वर्क कर रहे हैं और हम इंडिजिनस मॉडल्स पर भी वर्क कर रहे हैं। यही चैलेंज था ना सेकेंड वाला। ठीक है फ्रंटियर एआई मॉडल्स में क्या चैलेंज आ रहा था? इन्वेस्टमेंट, हम 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जीपीयूज़ हम काफ़ी सारे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा पूल्स हमने इसमें एआई कोच बनाया हुआ है। राइट सेकेंड इज इंडियाज़ एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। अब ये जब पब्लिश की गई थी ये 7 गाइडलाइंस मैंने आपको पूरी की पूरी 7 टेलीग्राम में उस टाइम पोस्ट की थी, बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग लेक्चर्स दैट टाइम, कि ये प्रीलिम्स के याद रखिएगा, और उसने इसी में से एक पॉइंट उठा के क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल दिया 2026 के प्रीलिम्स में।
ओके। तो ये जो एआई गवर्नेंस की गाइडलाइंस है ये 7, इसको ध्यान रखिएगा। और कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है। एआई में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो ट्रस्ट चाहिए, ओके, इसके फाउंडेशन में। दूसरा, पीपल फर्स्ट। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ बार बार कि हमें ह्यूमन डिग्निटी को प्रायोरिटी देनी है इसमें। कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था, उसमें भी यही था कि ह्यूमन डिग्निटी शुड टेक दी प्रायोरिटी, और ये शशि थरूर जी ने लिखा था कल। ओके, देयर शुड बी इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, मतलब ओवर रेगुलेशन भी मत करो इतना कि वो चीज़ डेवलप ही ना हो पाए। दूसरा, फेयरनेस एंड इक्विटी। कल हमने बात की थी अबाउट द एल्गोरिथमिक बायस की, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट? तो इसमें फेयरनेस और इक्विटी भी होनी चाहिए। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, जो अभी हमने यहाँ पे वे फॉरवर्ड में बात की। दे शुड बी ए ग्रेडेड लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द रिस्क, और यूरोपियन यूनियन का जो एक्ट आया उसने यही किया है। इसने काफ़ी चीज़ों को अलग अलग ग्रेड में डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंडेबिलिटी बाय द डिज़ाइन, दैट इज एक्सप्लेनेबल एआई, एंड सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, दीज आर दीज इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, जिसमें हमने 7 गाइडिंग सूत्र लिखे हुए हैं। ओके, इसके अलावा हमने एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी बना रहे हैं कॉल्ड एज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट टू स्पेशलाइज इन ट्रस्ट एंड सेफ्टी टेस्टिंग अलोंगसाइड एआई गवर्नेंस ग्रुप। ओके, ग्लोबल बेंचमार्क में मैंने आपको न्यूज़ के साथ डिस्कशन कराया था अबाउट द ईयू एआई एक्ट, द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हॉरिजॉन्टल लॉ। हॉरिजॉन्टल लॉ इसको क्यों बोला गया था? क्योंकि इसने 4 टीयर में डिवाइड कर दिए थे एआई रिस्क को। पहला टीयर जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि इसमें हमें एआई बिल्कुल नहीं चाहिए, इस सेक्टर में या इस फील्ड में हाई रिस्क होगा एआई का, इसमें लिमिटेड, इसमें मिनिमल। तो यहाँ पर इन्होंने बनाया था एक ऐसा लॉ विच वॉज हॉरिजॉन्टली, जिसने एआई रिस्क को डिवाइड कर दिया था, ईयू एआई एक्ट। ओके, और इंडिया के पास फिलहाल इस तरह का कोई एक्ट नहीं है। अब 2 चीज़ें जो प्रीलिम्स में कई बार बहुत लो हैंगिंग फ्रूट के फॉर्म में आ सकती है। फर्स्ट इज हिरोशिमा एआई प्रोसेस, जो कि G7 समिट के दौरान हुआ था, और यहाँ पे कहा गया था कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल, जो हमने सेकंड वे फॉरवर्ड देखा ना अभी, नॉन प्रोलिफरेशन वाला, कुछ गाइड इंटरनेशनल लेवल पर गाइडिंग प्रिंसिपल और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए फॉर एडवांस एआई डेवलपर्स, स्पेसिफिकली एड्रेसिंग द जनरेटिव एआई एंड डीप फेक्स, कि उनकी लाइबिलिटी बने कुछ ना कुछ। दूसरा, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, तो ये इंडिया के रिस्पेक्ट में था। न्यू दिल्ली का जो डिक्लेरेशन हमने यहाँ से इशू किया था, और हमने क्या बात की थी अबाउट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दिस कंप्यूटिंग पावर टू प्रिवेंट द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स वार्न्ड अबाउट इन दिस आर्टिकल एज वेल। ओके, सो ये ग्लोबल बेंचमार्क हैं कुछ, इसमें हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी है। ये 3 स्टेप हमने लिए हुए थे ऑलरेडी, और ये वो जो मैंने आपको आर्टिकल की समझाया कि ये 3 चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने के लिए ये 2 वे फॉरवर्ड इसमें रेकमेंड किए गए हैं आर्टिकल में। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं, आगे नहीं एक्चुअली पीछे जाना होगा। ये ड्रग अब्यूज़ को लेकर ही है, बट इसको मैंने पहले आपको ऑलरेडी मेंस 450 में कराया हुआ है। मैं इसको दोबारा आपको करवा दूंगा जब मुझे लगेगा इसमें इनफ कंटेंट है, अब हमें करने की ज़रूरत है। बट अभी मैंने उस दिन आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि उधर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने डिक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, वहाँ पे करीब 93% तक का डिक्रीज़ हो चुका है इन द ड्रग कल्टिवेशन। लेकिन यहाँ पर म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी है उस वजह से वहाँ पे हमें 54% तक का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पर ये मणिपुर और मिज़ोरम के रूट्स के थ्रू इंडिया में काफ़ी पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इधर से पाकिस्तान बॉर्डर से भी अभी भी ये आना बंद नहीं हुआ है, और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिल रहा है ड्रोन्स का, राइट। So International Narcotics Control Board said that Myanmar become the world's leading source of illicit opium, while East and Southeast Asia remain the major source of methamphetamine. ओके, ये नाम याद रखने को भी कहा था मैंने आपसे। और हम लोग हमारे यहाँ भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, हमारे एमपी में भी होता है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए होता है, दवाइयों के लिए। लेकिन इसको कई लोग दूसरे रूट में डाइवर्ट करके इंदौर जैसे सिटीज़ में जम के बिकता है। Now, there is a dramatic surge in the use of drones to smuggle drugs across the border, especially over the Punjab. उसके अलावा टेलीग्राम का जो इशू था उस पर भी उन्होंने कहा था कि डार्क नेट जो है इस पर काफ़ी इलीगल चीज़ें हो रही है, इंक्लूडिंग ड्रग्स, ओके, एंड यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इनको रेड करके या सीज करके नहीं होगा, हमें लोगों को समझाना होगा पब्लिक हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज़ एंड सोशल डायमेंशंस। सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ या फोर्स डिटॉक्सिफिकेशन करके प्राइवेट सेंटर्स में हम लोग इसको अचीव नहीं कर सकते।
राइट। द मोस्ट इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स आर लोकेटेड मोस्टली इन अर्बन एरियाज। लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रग्स का कंजप्शन कहाँ हो रहा है? पंजाब बॉर्डर से लगे हुए विलेज एरियाज़ में। ओके। इसके अलावा कुछ एडिक्ट अगर सुधरना भी चाहें तो वो गवर्नमेंट सेंटर जाने से थोड़ा सा हिचकते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इससे हमारा सोशल बॉयकॉट, ऑस्ट्रेसाइजेशन कुछ हो सकता है, अपनी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। द परसिस्टेंस ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब उसके बाद अगर आप कहीं ड्रग्स पकड़े गए उसमें, तो फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में जो आपका नाम आ गया, इवन अगर आपने थोड़ा सा भी रखा होगा, तो फिर वो आपको किसी नौकरी से भी वंचित कर देता है। आप किसी नौकरी में जा भी नहीं सकते अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया। नशा मुक्त भारत अभियान हमने बनाया, ठीक है। इसने करीब 6 करोड़ विमेंस तक समझाई कि ड्रग्स वगैरह की मिसयूज़ क्या है, लेकिन उसके बाद भी विमेन में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रहता है कि इससे सब कुछ हमारी इमेज और ये सब डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर उसके बाद उनको वहाँ जो केयर होम होते हैं वहाँ भी उतना ट्रस्ट नहीं होता है। सो अल्टीमेटली और लास्टली अगर हम डिस्टर्ब भी करना चाहें ना ये सप्लाई चेन की, हम इस सप्लाई को रोक दें, तो जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं ना वो और ज़्यादा चीप ऑल्टरनेटिव की तरफ जाने लगते हैं। ओके, वो आपका वो इरेजर टाइप चीज़ें आती है ना, लिखा हुआ इरेज करने वाली, लोग उसी को कंज्यूम करने लगते हैं। वो एक बच्चा वायरल हुआ था सॉल्यूशन नाम से, राइट। तो ये सब ड्रग्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट सारी चीज़ें हैं कि जो आप लोग, कई बच्चे जो कहते हैं ना कि नहीं सर ये पाकिस्तान को तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, म्यांमार में भी कुछ हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ तो ठीक है। नहीं, किसी भी कंट्री के अगर नेबरहुड में प्रॉब्लम्स होगी ना, तो आप ये मान के चलिए कि वो प्रॉब्लम्स आपके दरवाजे पे आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ये माना जाता है कि एक जो पावरफुल कंट्री होती है जैसे यूएसए, वो हमेशा अपने नेबरहुड में पीस मेंटेन रखना चाहेगी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके नेबरहुड में डिस्टिब उसके नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो, राइट। बाकी ड्रग्स पे हम बाद में अलग से बात करेंगे, अभी इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, सरकार ने जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उसको खुद बढ़ाया है। आपको एग्ज़ाम कराना है तो आप कराइए, वरना आप कभी पेपर लीक करवाते हैं, कभी आप वैकेंसीज इतनी कम निकालते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब इधर देखिए ज़रा, FSSAI सबसे बेकार बॉडी है, सबसे यूजलेस बॉडी, कोई काम नहीं करती। इट हैज़ अ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जस्ट 822 ऑफिसर्स, और उसमें भी इनका जो वैकेंसीज़ है वो 30 से परसेंट, इवन 40% तक वैकेंसी है। अगर आप इतनी वैकेंसीज रखोगे तो आप क्या ही काम करोगे। तभी तो हमारे यहाँ पर नकली पनीर भी बिक रहा है, हमारे यहाँ चाय में तक वो यूरिया से बना रहे हैं, मिल्क से भी चाय नहीं बना। आप सब ने ट्रेन में एक आध बार यूरिया से बनी हुई चाय पी होगी डेफिनेटली। ओके, तो ये जो सरकार का एटीट्यूड है वैकेंसी मेंटेन रखना, ये ठीक नहीं है। एनीवे, चलो, यूएस ट्रेड डील क्यों डिले हो रही है इसको जान के हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो ट्रेड डील को लेके आएगा, डिले क्यों हुआ वो सब नहीं पूछा जाएगा। सो इनमें टाइम वेस्ट मत करो, और ना ही ये आर्टिकल हमारे काम का है। अब सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि इंडिया ने करीब 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स बिल्कुल रेडी रखे हुए हैं। रेडी मीन्स बिल्कुल रेडी टू लॉन्च, रॉकेट पे लगा के रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको क्विकली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि हम 2003 में लेके आए थे अटल जी के टाइम, जब हम पे सैंक्शन लगे हुए थे पूरे वर्ल्ड की तरफ से, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो इंडिया ने 2 प्रोविज़न रखे थे यहाँ पर। फर्स्ट इज़ नो फर्स्ट यूज़ एंड सेकंड इज़ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। यानी कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर स्ट्राइक किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, नीदर पाकिस्तान के अगेंस्ट ना ही चाइना के अगेंस्ट। बट इसका मतलब ये है कि पहले हमें एक न्यूक्लियर अटैक एब्जॉर्ब करना होगा, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए हमारी। ओके, देन रिटेलिएशन करेंगे हम सिर्फ, न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू ए न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और इन इंडियन फोर्सेस एनी वेयर। Second is India retains the option of nuclear retaliation if subjected to major attack using chemical or biological weapon। अगर कल को हम पे केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन भी यूज़ किया जाता है तो इसके जवाब में हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट सरकार ने कहे थे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के अंदर। सेकेंड इज़ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इंडिया अवॉइड द एक्सपेंसिव आर्म्स रेस, जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि हम चाइना को चेस कर रहे थे, चाइना यूएसए को चेस कर रहा था, यूएसए से यूएसएसआर को चेस कर रहा था, फिर हम चाइना को चेस कर रहे थे, हमें चेस कर रहा था पाकिस्तान। तो एक तरीके की आर्म्स रेस बनती जा रही थी एक दूसरे से स्ट्रांग होने की। तो हम पूरी तरह अवॉइड करते हैं आर्म्स रेस, हमें नहीं जाना है, हमें कोई एक्सेसिव स्टॉक पाइलिंग भी नहीं करनी है। अब ये जो रशिया यूएसए वगैरह हैं, ये 10-10 हज़ार न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे हुए हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। इवन चाइना के पास भी करीब 450 समथिंग या 600 650 समथिंग है।
कर सकते हैं हम स्टॉक पाइल, लेकिन हमें नहीं करनी है। हमने अपना 90-100 के आसपास रखा हुआ है। इवन पाकिस्तान के पास भी हमसे थोड़े ज़्यादा ही हैं, 110-120 है, ठीक है। तो हमें कोई एक्सेसिव स्टॉक पाइलिंग नहीं करनी, हम बस एक मिनिमम डेटरेंस रखना चाहते हैं कि आप हम पे अटैक करने की मत सोचिएगा। इट मेंटेन्स द बेयर मिनिमम इन्वेंट्री 100 के आसपास है हमारी, 90-100, टू कन्विंस एन एडवर्सरी दैट एन अटैक ऑन इंडिया वुड रिजल्ट इन अनएक्सेप्टेबल लॉसेज। उसके बाद सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम लोग रखते हैं, और आईएनएस अरिहंत आने के बाद हमने न्यूक्लियर ट्रायड तैयार कर दिया है। दैट इज़ हम आसमान, ज़मीन और समंदर तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इंडिया एडर्स टू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इट्स फोर्सेज मस्ट बी रोबस्ट इनफ टू सर्वाइव एन एनिमी इनिशियल न्यूक्लियर स्ट्राइक। अब हमें पहले एक स्ट्राइक सर्वाइव करना होगा, तब तो हम रिटेलिएट कर पाएंगे ना। एंड स्टिल रिस्पॉन्ड विद मैसिव एंड प्यूनिटिव रिटेलिएशन डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। न्यूक्लियर ट्रायड हमने तैयार कर लिया है टू सिक्योर आवर सर्वाइवेबिलिटी। इंडिया एस्टैब्लिश ए ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्रायड लैंड, एयर, सी, फाइनलाइज बाय इंडक्शन ऑफ आईएनएस अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन्स। ओके, तो अब न्यूक्लियर अटैक के लिए परमिशन कौन देगा? इसके लिए हमने सेटअप किया न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। अब इसमें 2 काउंसिल बनाए गए, एक पॉलिटिकल काउंसिल, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनपुट प्रोवाइड करेगा पॉलिटिकल काउंसिल को, और पॉलिटिकल काउंसिल फिर जो डिसीजन देगा उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। लेकिन पॉलिटिकल काउंसिल जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, यही एक बॉडी होगी जो ऑथोराइज कर पाएगी कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना है या नहीं करना है। ओके, इसको इनपुट कौन देगा? ये बॉडी। फिर पॉलिटिकल पार्टी कोई डिसीजन देगी तो उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय एनएसए। उसके बाद हमारा होता है एक स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, इसका एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर स्टॉक पाइल। ओके, ग्लोबल कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो हमने पहले एक बात तो पहले क्लियर कर दी कि अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट है तो उसके अगेंस्ट तो हम कभी यूज़ करेंगे ही नहीं। जबकि ट्रंप जैसे जाहिल इंसान ने क्या किया था कि ईरान जब उस पर भारी पड़ रहा था कि मैं न्यूक्लियर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया ने ये क्लियर बोल रखा है कि अगर सामने नॉन न्यूक्लियर स्टेट है तो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी हाल में यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया गारंटी नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस, मीनिंग इट विल नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट स्टेट्स दैट डू नॉट पजेस दैम। ओके, लेकिन हमारे 2 ही एडवर्सरी हैं, पाकिस्तान, चाइना, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल, अब ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरह हरकतें करने लगे और यूएई, और वो पाकिस्तान का ना एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उसने यही किया था। उसने पूरा ब्लूप्रिंट हर किसी को देना शुरू कर दिया था। सऊदी अरेबिया आप भी ले लो, ईरान आप भी ले लो, नॉर्थ कोरिया आप भी ले लो, सब ले लो। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हम स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉलो करेंगे। जबकि हम इस एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके मेंबर नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी हमने कहा वी विल एडर टू नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम डेस्पाइट नॉट साइनिंग दिस एनपीटी ट्रीटी। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये बाकी 5 जो यूएनएससी के मेंबर हैं उनको अलाउ करता है कि आप न्यूक्लियर वेपन रख सकते हो, बट बाकी से कहता है कि बाकी देश नहीं रख सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, इसलिए हमने इसको कभी साइन नहीं किया। लेकिन इसके जो नॉर्म्स हैं कि आप एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करोगे न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ये सब, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये दिखाता है हमारा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और इसलिए हमें बाकी के 3 में ज्वाइन कर लिया गया, एनएसजी में ज्वाइन नहीं हुए हम। एमटीसीआर, वासेना अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है। ये तीनों मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बाद में रिवीजन कराएंगे ना प्रीलिम्स का, तब देखेंगे हम। उसके अलावा हमने कहा कि हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया क्योंकि हमारे ऊपर थ्रेट है 2 कंट्रीज़ का, लेकिन हमारा गोल आज भी वही है कि वर्ल्ड शुड बी फ्री ऑफ डिसआर्मामेंट। वी हैव कंटिन्यूड कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफाइबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर वेपन फ्री स्टेट। यानी कि न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन सबको करने होंगे, सिर्फ हम अकेले नहीं करेंगे। दूसरा कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म और इवोल्यूशन हो रहा है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये था कि आपके पास 2 फ्रंट चैलेंज है ऑलरेडी, फिर भी आपने कह दिया कि हम नो फर्स्ट यूज़ करेंगे, तो आप तो खुद को डिसएडवांटेज पर ले आए। आपको पहले फिर उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप एक न्यूक्लियर अटैक सह पाओ। ओके, दूसरा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। अब पाकिस्तान क्या करता है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करके रखता है, लो ईल्ड बैटलफील्ड टैक्टिकल न्यूक्स, ये इंडिया की बॉर्डर पर डिप्लॉय रखता है और इंडिया को उकसाता है। कभी इंडिया इस पर मैसिवली रिटेलिएट कर देगा तो भी फिर वर्ल्ड में हमारी प्रॉब्लम होनी है, और अगर नहीं करते हैं तो ये छोटे छोटे टैक्टिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक डायलेमा बन जाएगा कि हम ये छोटे से जो टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक हम पे कर रहा है छोटे छोटे, हम इसको मैसिव तरीके से रिस्पॉन्ड करें या इसको नॉर्मल वॉर समझ के नॉर्मली लड़ते रहें। ओके, तो ये हमारे लिए एक डायलेमा क्रिएट करता है। ऑलराइट, और उसके अलावा फिर सरकार ने, अभी जब मोदी सरकार आई उसके बाद देखिए, ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कोई बहुत रिजिड नहीं है, ये
फ्लेक्सिबल है, हम फ्यूचर में जो भी सर्कमस्टेंसेस बनेंगे उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हिंट दिया सरकार ने। क्लियर? तो ये बातें थी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। बाकी ये सिप्री ने जो रिपोर्ट की है कि इंडिया ने 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स बिल्कुल रेडी टू लॉन्च कंडीशन में रखे हुए हैं। ओके, जब आपको बोला जाता है कि हमने डिप्लॉय कर रखे हैं, उसका मतलब होता है कि वेपन हैज़ बीन पेयर्ड विद द डिलीवरी सिस्टम, चाहे वो हम मिसाइल से लॉन्च करें, एयरक्राफ्ट से करें या सबमरीन से करें, एंड पोजिशन विद ऑपरेशनल मिलिट्री फोर्सेज इन स्टेट ऑफ रेडीनेस। इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। कि यही सिप्री की रिपोर्ट में निकल के आया। बाकी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इग्नोर भी कर दोगे चलेगा, जो काम का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन न्यूज़ में है तो जाके अपनी लक्ष्मीकांत से इसको पढ़ लेना। ओके, आप करेंट अफेयर के साथ ही अपना स्टैटिक अगर तैयार करते चलोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लास्ट के लिए मत छोड़ना कि लास्ट में पढ़ लूँगा, पढ़ लेना इसको और इसके अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना शॉर्ट में, जो आपको एक क्विक रिवीजन में इनेबल करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी स्टैटिक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स बनाओ ना तो एटलीस्ट 2 रीडिंग के बाद बनाना। जो बच्चे गलती करते हैं कि बस पहली बार टॉपिक उठाया, पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, वो गलती मत करना। पहले एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, फिर दूसरा वाला क्विकली देखो कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको रिकॉल करने में मदद कर रहे हैं, और फिर उनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। ओके, सो ये चीज़ें कई साल बाद सीखने से अच्छा है कि आप उन लोगों से सीख लो जो लोग इस एग्ज़ाम में कई साल दे चुके हैं। एनीवे, रिजिजू साइट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आफ्टर चाइनीज इंकर्शन क्लेम। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइबल बॉडी अरुणाचल की वो कह रही है कि हमारी ज़मीनें जिस पे हमारे एंसेस्टर्स जाते रहते थे वो इंच बाय इंच धीरे धीरे चाइनीज़ कैप्चर करते जा रहे हैं, पर हमारी सरकार को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब इससे रिलेटेड ना मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक है आपकी जॉनसन लाइन और दूसरी है आपकी मैकडोनल्ड लाइन। ये समझ लो एक बार में, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी अगर नहीं जानते हो तो। देखिए, एक तो है यहाँ पर मैकडोनल्ड लाइन, ओके, जो कि 1899 में डिसाइड की गई थी, और दूसरी है आपकी जॉनसन लाइन जो डिसाइड की गई थी 1865 में। तो इंडिया ने कहा हम तो जॉनसन लाइन को मानते हैं 1865 वाली, और इसी के हिसाब से हमने इंडिया का मैप यानी कि चाइना के साथ अपनी जम्मू कश्मीर की बॉर्डर डिसाइड की है, यानी कि ये वाली। ये जो हमारा ओरिजिनल मैप है, अगर हम चाइना ऑक्यूपाइड वाले रीजन को भी कंसिडर करें ये, तो ये मानते हैं हम कि ये थी जॉनसन लाइन जो ब्रिटिशर्स के टाइम डिसाइड हुई थी और यही इंडिया चाइना की बॉर्डर है। लेकिन चाइना ने कहा नहीं, वो तब मैं ब्रिटिशर से दबा होऊंगा तो मान लिया होगा, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि उसके बाद एक और कमीशन बनी थी जिसका नाम था मैकडोनल्ड, ओके, मैकार्टनी मैकडोनल्ड 1899 में, और उसको उसने एक्सेप्ट किया अंटिल 1959। ठीक है, हमारी वॉर कब हुई? 1962 में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बट समझने की कोशिश करना। जॉनसन लाइन वो लाइन है जो 1865 में डिसाइड हुई थी, और इसी के बेसिस पर हमने कह दिया कि ये हमारा इंडिया का मैप है जो ओरिजिनल हम लोग मानते हैं कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन चाइना ने कहा नहीं, उसके बाद एक मैकडोनल्ड लाइन बनी थी 1899 में, उसको मैं मानता हूँ। तो मैकडोनल्ड लाइन आपकी ये जो आप ग्रीन वाली देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाली उसने कहा ये मैकडोनल्ड लाइन है, ये होनी चाहिए बॉर्डर। और ये भी उसने कब तक मानी? सिर्फ 1859 तक, जब तक कि उसके यहाँ पर सब कुछ सेटल नहीं हो गया, तिब्बत उसने कैप्चर नहीं कर लिया, तब तक उसने ये माना। लेकिन आज जो आप बॉर्डर्स देखते हो ना हमारी इंडिया चाइना की, वो है ये वाली। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आएगा कि जब तुम कह रहे थे कि आपके हिसाब से मैकडोनल्ड लाइन ये है, तो फिर आप यहीं तक रखते ना, फिर आप ये इस रेड लाइन तक कैसे आ गए? वो इसलिए आ गए क्योंकि 1859 के बाद उन्होंने कहा हटाओ ये सारी ब्रिटिशर टेरिटरीज वगैरह, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे हम। तो उन्होंने फिर यहाँ पे ये जो रेड गोले देख रहे हो आप, ये सब उन्होंने अपनी पोस्ट सेटअप करना शुरू की, यहाँ सेटअप की, यहाँ सेटअप की, ये सेटअप किया। ओके, ये अपनी पोस्ट सेटअप करने चल दिए और इन्होंने पूरा यहाँ तक पूरा ये सेटअप कर लिया। ये जो ब्लू डॉट वाली लाइन देख रहे हो वो यहाँ तक आ गए, जबकि पहले क्लेम करते थे 1859 तक सिर्फ ये ग्रीन वाली लाइन। ओके, लेकिन इसको पार करके वो इस लाइन तक आ चुके थे अब, और उसके बाद जब 62 में वॉर हुई तो उन्होंने और आगे अटैक करके ये जो रेड कलर की डैश लाइन देख रहे हो यहाँ तक कैप्चर कर ली चीज़ें। राइट, तो ये चीज़ें समझ में आई। पहला ये डिस्प्यूट शुरू हुआ जॉनसन लाइन एंड मैकमोहन लाइन को लेकर, और 1959 में उसने ये भी कह दिया कि मैकडोनल्ड लाइन भी सॉरी मैकमोहन नहीं, मैकडोनल्ड, उसने कहा ये मैकडोनल्ड लाइन भी जाने दो, इसको भी हटाओ, मैं अपनी पोस्ट जहाँ तक मैं लगाऊंगा वही मानी जाएगी। तो उसने ये रेड रेड डैश पोस्ट लगाना शुरू कर दी यहाँ तक पूरी। ओके, लेकिन उसके बाद भी उसको 1859 के बाद का छोड़ो ये सब, मैं आगे अटैक करूँगा, और वो पूरा का पूरा यहाँ ब्लू लाइन तक उसने अपना
चीज़ें कैप्चर कर ली और फिर जब वॉर छिड़ी तो वॉर में वो और आगे रेड लाइन तक आ गया। ओके, तो ये डिस्प्यूट चला और इस वजह से आज ये मैप हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कि हम कहते हैं ये है ओरिजिनल इंडिया चाइना की बॉर्डर, ठीक है। वो कहता था कि नहीं, अब तो जो ये आप जो रेड डैश लाइन देख रहे हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बस यही है बॉर्डर, ठीक है। ये पूरा का पूरा अक्साई चिन्ह मेरा है। अब हमने गलती कहाँ की थी? सबसे पहली गलती हमने की थी यहाँ, ये जो येलो वाली लाइन देख रहे हो, ये येलो, ठीक है, यहाँ से उसने तिब्बत से होते हुए एक रोड बना दिया था। अगर इसी टाइम हमने उसको रोक लिया होता तो बेटर होता, ये नौबत नहीं आती। ओके, उसे यहाँ पे सिनकियांग तिब्बत रोड बना लिया था 1957 में। अगर हमने उसको यहीं पे रोका होता उसी टाइम तो बेटर होता। फिर उसकी ये ग्रीन वाली डिमांड आ गई, 1857 में रोड बनाता है, उसके बाद उसकी आत्मा जागती है कि नहीं इतने में काफ़ी नहीं है, ये ग्रीन वाली लाइन दो मुझे, ठीक है। तो फिर ये भी लेता है और उसके बाद फिर वो आगे आके, क्योंकि खाली पड़ा था एरिया, वो अपनी पोस्ट आगे बनाने लगता है। इंडियन आर्मी ऑब्जेक्ट भी करती है, चीज़ें टेंस होती हैं इस ब्लू लाइन पे बनी हुई पोस्ट की वजह से। तो फिर प्रॉपर वॉर हो जाती है 1962 में और वो ऊपर और आगे आके रेड लाइन तक आ जाता है और यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन जाती है बाद में हमारी। ओके, सो ये जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन इसी कंटेक्स्ट में न्यूज़ में आती है, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको ड्रोन पे लेक्चर दिया था, तब बताया था कि सर्विलेंस को बूस्ट करने के लिए इंडिया एक अलग से बास बटालियंस बना रहा है। ड्रोन अब एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। इंडियन आर्मी इज रेजिंग डेडिकेटेड बास बटालियन सिग्निफिकेंटली एनहांस इट्स रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग बैटलफील्ड सर्विलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड रैपिड रिस्पॉन्स, स्पेशलाइज्ड ड्रोन फोर्स एटसेट्रा। ओके, सो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब हम लोग पढ़ चुके हों पहले से और ये वापस न्यूज़ में आ रही हो और हमें पता हो। अब देखिए यहाँ पर स्टेट अपोज कर रहे हैं जी राम जी को, मैंने आपको लेक्चर दे के सारी बातें पहले ही समझा दी है। सप्लाई ड्रिवन स्कीम हुआ करती थी, आपने उसमें कैप कर दिया है कि एक फ़िक्स बजट रहेगा, इससे ऊपर जॉब आपको देना है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट खुद खर्चा उठाए। ओके, पहले गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी 100% लेबर वेज के लिए, अब वो कह और 75% मटेरियल के खर्चे के लिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं, स्टेट भी हमारे पास शेयर करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा यहाँ का जो सेक्शन 5(1) है इस एक्ट का, वो यूनियन गवर्नमेंट बताएगी कि किस रूरल एरिया में काम दिया जाएगा, जबकि पहले क्या था कि यूनिवर्सल था, हर गांव में काम दिया जाता था। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगा जिस वजह से फ्रिक्शन आ रहे हैं। उसके अलावा 40% एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, तो शायद वो ये बचाने के लिए वर्क ही एलोकेट ना करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर वेज रेट तो रिवाइज़ कीजिए, पर सेंटर ने कहा नहीं करना। ओके, तो आप वो पुराने वेज पर ही दोगे अभी तक। उसके अलावा आपने 60 डेज़ का नॉन वर्किंग सीज़न बना दिया है कि पीक एग्रीकल्चर सीज़न जब होगा तो 60 डेज़ वर्क नहीं दिया जाएगा। उसके बाद डिले होता ही रहा है क्लियर करने में वेजेस और मटेरियल बिल बाय द सेंटर, तो इसको लेकर भी दोनों सेंटर स्टेट रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, वहाँ तो रिलीज़ ही नहीं किया गया था फंड कई साल तक। इसके अलावा इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये क्या यूज़ करने वाले हैं, 16 फाइनेंस कमीशन का वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन वाला फार्मूला। तो सदर्न स्टेट्स इसमें फिर से प्रॉब्लम में आएंगे क्योंकि वो फार्मूला उन्हें थोड़ा डिसएडवांटेज पर रखता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसलिए इसको यहाँ पे क्विकली रिवाइज करना पॉसिबल है। अब अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला वो सेशन नहीं देखा है यार, तो वो फिर आपका इशू है। अगर आप लोग सीरियस नहीं हो, आपने उसमें वो पॉइंट्स में नोट्स नहीं बनाए, बट मैं शायद एक पॉइंट उसमें भूल गया था, वो था ये वाला, इसको ऐड कर लेना प्लीज़। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा कंटेंट दे नहीं सकता, मैं बस आपको उतना देना चाहता हूँ जितना आपका माइंड याद रख पाए और एग्जाम में लिख पाए। ओके, बट ये वाला पॉइंट भी लिख लेना क्योंकि यहाँ पे सरकार डिसाइड करेगी किस रूरल एरिया में काम देना है। यूनियन कैबिनेट ओके 30,000 करोड़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इस फंड के बारे में मैं आपसे क्विकली थोड़ी सी बातें करूँगा। फर्स्ट, ये इंडिया का पहला सॉवरेन एंकर्ड ऑल्टरनेटिव एसेट था, ठीक है। जो हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं ना, ये मैं आपको कराऊंगा, सब तरह के फंड कराऊंगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार कराऊंगा। लेकिन सॉवरेन यानी गवर्नमेंट जिसको एंकर कर रही हो, ऐसा ये पहला फंड बनाया गया था और यहाँ पर सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी कंट्रीब्यूट करना था। ओके, अनाउंस कब हुआ? बजट 2015-16 में। इसको रजिस्टर कहाँ किया गया? सेबी के पास एज अ कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये पॉइंट लगेगा सर ये ऐसे बकवास पॉइंट क्यों करने हैं? बकवास नहीं है, नीचे देखो। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे जब क्वेश्चन आया तो सेकंड स्टेटमेंट उसने यही पूछा कि दिस NIIF इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एज अ कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, नहीं कैटेगरी 3 नहीं, कैटेगरी 2। ओके, सो कुछ पॉइंट्स जो आपको लग सकते हैं कि ये यूजलेस है, नहीं, मैं आपको प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में भी सिर्फ वही पॉइंट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ जो MCQ में यूज़ हो सकते हैं।
इन बिटवीन द लाइंस में भी आपको वही पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहा हूँ जो स्टेटमेंट में आ सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा ही है यूपीएससी के साथ, सो आई नो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है. Anyway, so governing body who oversee this body, so it is Union Finance Minister. ओके एंड इसको मैनेज किया जाता है प्रोफेशनली बाय दिस NIIF लिमिटेड. ओके, अब इंपॉर्टेंट बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे शेयर सिर्फ 49% है, बाकी का 51% शेयर कौन होल्ड करेगा? डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. सो इट इज़ नॉट एंटायरली गवर्नमेंट ओन्ड, राइट. 4 कोर इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं इसमें, उसमें से फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी कंट्री के लिए डेडिकेटेड फंड बनाया गया. फर्स्ट बायलैटरल फंड लॉन्च विद जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जो हमारी हाई स्पीड रेल को फंड कर रहा है. इट एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, सर्कुलर इकोनॉमी. तो ये थोड़ा सा यूनिक है, बाकी आप खुद से पढ़ लेना. ओके, इसके अलावा 2 चिल्ड्रन अमंग 4 किल्ड इन इजराइली स्ट्राइक इन गाज़ा. तो ये UNHR ने भी कहा है कि यहाँ पे बच्चों को डेलिबरेटली मारा गया. अब चाइना का देखिए, यहाँ पे फिर से उसने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए कि हम जापान की ऐसी कंपनीज के साथ डील नहीं करेंगे जो इन आइटम्स को मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पस में यूज़ कर सके. दैट मीन्स जो एक्सपोर्टर्स होंगे उन्हें सबमिट करना होगा एक रिस्क असेसमेंट एंड गारंटी दैट ड्वेल यूज आइटम्स विल नॉट एनहांस जापान्स मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रायर टू मेकिंग शिपमेंट. मैं वही कह रहा हूँ कि जो मोनोपोली वो बनाता जा रहा है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, या आगे चल के AI में भी, वो इसको जियो पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करेगा. इसलिए वो सब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, पैक्स सिलिका, ये सब ज़रूरी है चाइना की इस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए. इन दोनों पे नोट तैयार रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. रशियन ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक किल 11 इंजर्ड. तो अब यहाँ पे अगेन वही ड्रोन्स इन द वॉरफेयर का इशू है, राइट. आगे चलते हैं हम. तो यहाँ पर कुछ नहीं है. अब मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल, लेकिन मैंने आपके लिए उसको हाईलाइट भी किया हुआ है और जो कंटेंट रह जाएगा वो मैं आपको अलग से दे दूँगा. ये देखिए, यहाँ पे हम 2 सेशन करेंगे अबाउट दी हीट वेव, बट हम इंडिया के स्पेसिफिक में करेंगे. एक सेकेंड, हम इंडिया के स्पेसिफिक में तैयार करेंगे इसको. और दूसरा FCNR पर मुझे आपको प्रॉपर पूरा का पूरा एक मेंस 450 का लेक्चर देना है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. ओके, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली का जो मैंडेट है कि दिल्ली ने कहा है कि हमें ये सब चीज़ें छोड़नी है, तो ये सब चीज़ें मत पढ़ो. लेकिन आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस से सोचोगे तो आप समझ पाओगे कि हमें अगर इस तरफ जाना ही है पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए, तो हमें क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है. एकदम बेसिक सोचो, रटी रटाई चीज़ों पे मत जाओ. फर्स्ट इज़ कि आप पार्किंग में प्रेफरेंस दीजिए इनको, क्योंकि दिल्ली में या किसी भी मेट्रो सिटी में सबसे बड़ा इशू है पार्किंग का. ओके, सो पार्किंग को आप प्रेफरेंस दीजिए, या आप उसको सब्सिडाइज भी कर सकते हो कि पार्किंग फ़ी में हम आपको सब्सिडी देंगे अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है. दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करने की ज़रूरत है. तो इसमें हम लोग जो हमारे पोल्स वगैरह होते हैं उन पर भी चार्जिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है. जस्ट प्लग इन करो चार्जिंग सॉकेट में और चार्ज करो. या फिर आप इसमें जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, आप उन पे वर्क कर सकते हो कि आप अपने घर को बाहर चार्जिंग सॉकेट लगा के यूज़ कर सकते हो. तीसरा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अवॉइड कर रहा है ईवी, तो वो बैटरीज की वजह से कर रहा है. तो यहाँ पे हमें एक बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क तैयार करने की ज़रूरत है. यानी कि जैसे होता है ना, हमने कोई सामान लिया तो वो कहते हैं कि इसका स्टैंड आप बाहर अलग से ले सकते हो, बस वैसा ही गाड़ी ले लो, बैटरी आप अलग से ले सकते हो. तो उसमें क्या होगा कि गाड़ी की जो कॉस्ट होगी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जो अलग से शॉप्स बनेंगी तो वहाँ पे आप बैटरी अपनी पुरानी रख सकते हो, उसकी डेट क्या थी, कितने किलोमीटर चली है इससे आपकी गाड़ी, वगैरह वगैरह, और आप उसको इमीडिएटली स्वैप कर सकते हो रादर दैन वेस्टिंग योर टाइम इन चार्जिंग. ओके, इसके अलावा इसमें इसको प्रॉपरली रिसाइकलिंग करना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे यहाँ ये जो खासकर लिथियम आयन बैटरीज है, इनकी वजह से ई वेस्ट और ज़्यादा इकट्ठा ना हो. और लास्टली कि आपकी जो गवर्नमेंट है, इट मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल. पॉलिटिशियन से लेके आपकी पुलिस भी जो बाइक्स वगैरह लेके घूमती है, आप पहले उनको ईवी में कन्वर्ट कीजिए. यू शुड लीड बाय एग्जांपल. आप जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हो वो होनी चाहिए ईवी की फॉर ऑल पब्लिक पर्पसेस, तब जाकर आप पब्लिक से उम्मीद कर सकते हो कि वो इनको अडॉप्ट करेगा, राइट. तो ये एकदम बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इनको आप खुद से कर लीजिएगा. और अब मैं इसके आगे ये लेक्चर भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा फॉर सम रीज़न, बट प्लीज़ आप इसके आगे एक आर्टिकल है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, वो था ये वाला UN वाला. सो अगर आप खुद से इसके पॉइंट्स ले पाओ, मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा. अदरवाइज मैं कल आपको ये आर्टिकल दोबारा डिस्कस कर लूँगा. ओके, आई प्रॉमिस मैं कल इसको डिस्कस कर लूँगा. इसके अलावा और कुछ इसमें काम का नहीं है.
बाकी सब वही है जो हमने द हिंदू में देख लिया। ओके, उसके अलावा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला है, ये आप खुद से रीड कर लेना। वो जो शशि थरूर वाला आर्टिकल है वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा, उसमें है कुछ चीज़ें कि कैसे यूएन फेल हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।